हेलो डियर स्टूडेंट। नमस्कार। मैं डॉक्टर जीएस सिंह आपके समक्ष एक नया भूगोल में विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 के पीसीएस प्री के प्रश्न पत्र के भूगोल खंड का विस्तृत तार्किक विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक हल पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। ए अकार्बनिक अम्ल, बी कार्बनिक अम्ल, सी फिनाल एवं फ्लेवोनाइड, सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुलसी आप सब लोग जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण वनस्पति है, उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, उसका धार्मिक महत्व भी है। इसका जो सटीक उत्तर सही उत्तर है ए 4 का सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है। फिनाल एवं फ्लेवोनाइड तुलसी में पाया जाता है। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे आपको ले चल रहे हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। बी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होता है। सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। डी द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ ही बहुत शक्तिशाली है। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी से हर साल 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य जो हिंदी भाषी प्रदेशों में जो पीसीएस स्तर की एग्जामिनेशन परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, आपको याद आ रहा है? आप सोचिए किसका दिया हुआ शब्द है। तो 1935 में इस शब्द को एजी टॉन्सले साहब ने दिया था, याद है? जरा इकोलॉजी पर बात कीजिएगा। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, आप सोचिएगा, आगे हम बताएंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो जरा आप देखिए, एक चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इसको मैं साभार किसी दूसरे पुस्तक से लिया हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे बेस पर देखेंगे, आधार पर देखेंगे तो आपको हरी वनस्पतियां दिखाई पड़ रही हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और फिर से ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक कौन से कुछ शाकाहारी जीव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उत्पादक से प्राप्त करते हैं। आपको याद आ रहा है? इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यहाँ पर दिया हुआ है, द्वितीय उपभोक्ता दिया हुआ है। तो द्वितीय उपभोक्ता निश्चित रूप से क्या होते हैं, ये मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। और ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में देखेंगे, टाप पर देखेंगे, टाप पर देखेंगे तो सर्वाहारी जीव होते हैं, जिसमें कह सकते हैं ये अपना भोजन इन तीनों वस्त्रों से आप प्राप्त करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन है कि क्या सत्य है। तो अगर हम विकल्प ए पर विचार करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, यह गलत है। बी पर हम आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अधिक होते हैं, ये भी गलत है। तीसरे पर आते हैं, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, यह विकल्प सही है। डी पर आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली हैं। तो शक्तिशाली तो होते हैं लेकिन अधिकतम नहीं होते हैं। इसमें सटीक उत्तर सही उत्तर क्या है, विकल्प सी सही है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, जरा इस पर विचार कीजिएगा। तो सुपोषण शब्द बहुत चर्चित है। 2020 में उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग के जो की परीक्षा पीसीएस प्री की हुई है उसमें भी ये सवाल पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी यह सवाल महत्वपूर्ण है। तो सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरा दिए गए जो चित्र हैं इस पर आप विचार कीजिएगा। ये क्या है? एक वाटर बॉडी है, जलीय निकाय है और जलीय निकाय में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का क्या हो रहा है? कह सकते हैं एकत्रण हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, जिसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि इसमें प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं जो मिनरल हैं, जो खनिज तत्व हैं, जो पोषण तत्व हैं, इनकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं इनका जन्म होता है और इस सघन रूप से क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में आहार मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, इनकी सघनता क्या होती है? अधिक हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है? जरा विकल्प पे आइए। तो विकल्प है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। जब वनस्पतियों की मात्रा अधिकतम होती है तो निश्चित रूप से जो जलीय निकाय है, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसमें जो सही विकल्प आपका होगा, विकल्प सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। जरा विचार कीजिएगा। ए नैसर्गिक पर्यावरण, बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, सी शहरी पर्यावरण, डी आधुनिक पर्यावरण। इसमें सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण इसका सही उत्तर है। आपको याद करना है, आपको समझना है, आगे भी यह सवाल पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यह भी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2019 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी बार बार इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरा इस पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में वृद्धि होती है। जरा इस पर विचार कीजिए। तो देखिए एक चित्र है, इसको मैं साभार दूसरे जगह से लिया हूँ, उस सोर्स का नाम नीचे दिया हुआ है। देखिए इक्वेटर है, जिसे आप क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से जब हम उत्तर चलते हैं या भूमध्य रेखा से दक्षिण चलते हैं तो निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं जात विविधता की तो विकल्प ए है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में वृद्धि होती है। यह बिल्कुल सत्य नहीं है। बी पर हम विचार करते हैं। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। निश्चित रूप से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र हैं, वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जिसके नाते विविध प्रकार की वनस्पतियों का सघन वनस्पतियों का विकास होता है, सघन वन पाए जाते हैं, इसके नाते यहाँ की जात विविधता अधिक होती है। सी पर विचार करते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजन बेसिन अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अमेजन वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, जहाँ विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है और साल में वर्षा होती है, उच्च तापमान बना रहता है, विविध प्रकार की जीव जल वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहाँ की जैव विविधता अधिक पाई जाती है। सी पर विचार करते हैं। डी पर विचार करते हैं। जात विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। शीतोष्ण क्षेत्रों से निश्चित रूप से जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं, तापमान कम होता जाता है, वनस्पतियों जीव जंतुओं की संख्या कम होती जाती है और जात विविधता भी कम होती जाती है। तो डी भी सत्य है। तो कौन सा इसमें सत्य नहीं है? विकल्प ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में वृद्धि होती है, यह विकल्प गलत है। इसको आप ध्यान में रख के रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के
जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही विकल्प ए है लाइकेन्स। यह वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। इस क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है अलवणीकरण, इसके सामने समुद्री जल है, सही सुमेलित नहीं है। 2 है बी है प्रतिलोम प्रासरण, ये पेयजल, ये भी सही है आपका। विकृतीकरण प्रोटीन, ये भी सही है आपका। हम जब बात करते हैं पौष्टिकरण का, इसके सामने चाय दिया हुआ है, यह सही सुमेलित नहीं है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सोडियम क्लोरेट। ये साइंस का सवाल है, इसमें है इसलिए हम इसमें चर्चा कर लिए हैं। आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है, तो आप सब लोग जानते हैं। इसका सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का डी होगा मीथेन। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, आपको याद है ना। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए, अभी यहाँ पर हाल में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पर है? 13 का सी होगा, गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम कहाँ है? आपको याद है ना, हरियाणा का क्षेत्र है, जो दिल्ली के निकट स्थित है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत वर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर 14 का सी है, दीव है। इसी क्रम में हम आगे ले चल रहे हैं आपको, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो ये वास्तव में इकोनॉमिक का सवाल है, करंट का सवाल है। हम स्वास्थ्य देख, या इसमें एक कथन नंबर 1 स्वास्थ्य है, 2 शिक्षा है, 3 क्या है? जीवन स्तर है। लेकिन इस पर विचार करते हैं कि नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की जब बात करते हैं, स्वास्थ्य को भी सम्मिलित किया जाता है, शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाता है, जीवन स्तर को भी सम्मिलित किया जाता है। मेरे विचार से 16 का डी सही होना चाहिए, सही है। और इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको ये भी सवाल 2020 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। इसमें एक कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आपको याद होता कब पारित किया गया? 1972। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002। प्रोजेक्ट टाइगर कब पारित किया गया? 1973। प्रोजेक्ट हाथी कब पारित किया गया? 1992। आपको याद आ रहा है ना? निश्चित रूप से 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है और उसके पश्चात देखेंगे जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम प्रकार के अधिनियम बनाए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस आयोजित होते हैं। और उसी क्रम में जब इसका हम सही विकल्प की बात करेंगे, इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले एक होगा यानी 1972, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर होगा 1973, तो 1342, 1342। इसका सही विकल्प क्या होगा? 17 का बी होगा। आपको आना चाहिए कि विश्व में जो बाघ हैं, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही थी शिकार के कारण या इनके सही निवास न मिलने के कारण, इसलिए इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहल की गई। भारत में 1 अप्रैल 1973 को भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया जाता है और इसी क्रम में टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इस समय भारत में कितने टाइगर कह सकते हैं प्रोजेक्ट
संचालित हैं, जरा आप ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे हम आपको। इसी क्रम में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र पर्यावरणीय क्षतियों प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस आकार का होता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ए है उल्टा यू आकार, बी है उल्टा वी आकार, सी है उल्टा यल आकार, इसमें डी इसमें कोई नहीं। तो देखिएगा इसको हम कहीं से साधार में लिया हूँ, नीचे शोर दिया हुआ है, यही है पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र का सही फिगर बनाया गया है। और ये किस आकार में है? उल्टा यू के आकार में है। इस पर हम विस्तृत डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चित्र इसलिए दिखा रहे हैं जिससे यह आपको याद हो जाए। यह क्वेश्चन बार बार आपसे भविष्य में भी पूछा जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। जब 21 पर हम विचार करते हैं तो यह है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ये कथन ए हो गया। जब हम कारण पे आते हैं तो सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरा करे। तो क्या है? दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। सतत विकास, संपोषणीय विकास, ये शब्द बहुत चर्चित है, इस पर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे विस्तृत रूप से। इस तरह से अगले हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो भूगोल का सवाल आपका है। और ये क्वेश्चन हमारा है एक इकोनॉमिक्स और भूगोल दोनों का मिला जुला सवाल है, इस पर हम बात कर लेते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें एक है लगान का विनिमय, दो है अवध की सुरक्षा, तीन है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। इसमें 24 का डी सही होगा। एक दो तीनों विकल्प सही, तीनों कथन सही हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 पे आपको ले चल रहे हैं। भारत में ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अगले सवाल पर सीधे आपको ले चल रहे हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। जरा इस पर विचार कीजिए आप। इसमें विकल्प ए है लेक टिमसा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजला। तो जरा एक सवाल आप देखिएगा, इसको मैं ऑक्सफोर्ड एटलस से लिया हूँ, इसका जो चित्र है साभार लिया हूँ। तो इस पर देखिएगा, तो ये जो झीलें पूछी गई हैं, आपको सुएज नहर के बारे में पता है। सुएज नहर एक कृत्रिम नहर है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 1859 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, 1869 में यह नहर बनकर तैयार हुई और 1956 में यह नहर मिस्र के अधीन है। और इस नहर के बन जाने से भारत का जो व्यापार यूरोप के साथ है, लगभग कह सकते हैं 7 से 8 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर कम हो गई है और इस नहर से व्यापक व्यापार हो रहा है। अब इसमें सीधे आ जाते हैं। जब आप झील देखेंगे तो सबसे उत्तर में जरा देखिए, तो कौन सी झील आपको दिखाई पड़ रही है? सबसे उत्तर में देखिए, ये मंजला झील आपको दिखाई पड़ रही है। मंजला झील के दक्षिण में आएंगे, देखिए ये तिनसा झील है। तिनसा झील के दक्षिण में ग्रेट बिटर झील है। इसके दक्षिण में क्या है? लिटिल बिटर झील है। अब जरा विकल्प पे विचार कीजिएगा, तो सबसे उत्तर में देखिए लेक मंजला है, लेक टिमसा है, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? 26 का डी सही होगा। फिर एक बार आप चित्र को देख लीजिएगा, आपके पास अगर एटलस होगा तो खोल लीजिएगा। सबसे उत्तर में देखिए मंजला झील है, मंजला के बाद देखिए तिमसा झील है आपको दिखाई पड़ रही है, इसके दक्षिण में ग्रेट बिटर झील है, इसके दक्षिण में लिटिल बिटर झील है। यही समय एक चीज और आप देखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि जो भूमध्य सागर के तट पर कौन सा पत्तन है? पोर्ट सईद पत्तन है, दिखाई पड़ा ना, ये पोर्ट सईद पत्तन है।
आप दक्षिण में आइएगा, यहाँ पे कौन सा पत्तन है, लाल सागर के तट पे कौन सा पत्तन है, पोर्ट सुएज पत्तन स्थित है। इसको भी ध्यान में आप रख के रहिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फिर आपसे अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी क्रम में देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार की जब बात करते हैं तो ये पठार कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है। देखिए अटलांटिक महासागर का एक चित्र है, इसको भी साभार आपको देखिए शोर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से लिया गया है। और देखेंगे ये मिड अटलांटिक कटक है। आप मिड अटलांटिक कटक के बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आगे हम आपको बताएंगे। मिड अटलांटिक कटक का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो ग्रीनलैंड के देखो दक्षिण में फैला हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। तो किसका हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, 27 का ये होगा। आपसे पूछा जाएगा कि टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड के दक्षिण, जो विस्तृत मिड अटलांटिक कटक का फैला हुआ क्षेत्र है, इसी का हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। यदि इससे विस्तृत व्याख्या की अगर आवश्यकता होगी तो आप टिप्पणी कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, मैं आपके सुझाव पर अमल करूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दो सूची दी हुई है, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम है, और सूची 2 में देश है। तो देखिए जरा देखा जाए, विली विलीज ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। ए का 2 सही होगा। टाइफू का संबंध कहाँ से है, जापान। बी का 3 सही होगा। इसी प्रकार बागयो का संबंध कहाँ से है, फिलीपींस। सी का 1 सही होगा। और हरिकेन का संबंध कहाँ है, यूएसए। तो डी का क्या होगा, 4 होगा। इस राशि का सही विकल्प क्या होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो 28 का डी सही है। ध्यान रखिएगा, इसी तरह का सवाल 2020 में भी पूछा गया है। ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। आपको याद होना चाहिए कि साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आता है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए महासागर के जल का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी इस तरह के साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी 2 प्रकार का होता है, एक क्षीण उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसमें देखेंगे जो हरिकेन्स है, एक किस कैटेगरी का चक्रवात है, एक प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये कहाँ आता है, तो अटलांटिक महासागर के, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होता है। इससे कौन प्रभावित होता है, तो जो वेस्ट इंडीज है, इसे पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, और यूएसए का दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इससे प्रभावित होने वाले ये प्रमुख क्षेत्र हैं। क्लियर है ना। आगे ले चल रहे हैं आपको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा है और बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, इसके लिए भी एटलस आपका तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो जरा देखा जाए भाई, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, रूस में है, याद आपको ना। और दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसकी लंबाई लगभग 9,500 किलोमीटर है। यह शुरू कहाँ से होता है, यूरोपीय रूस से, और इसका अंत कहाँ होता है, तो प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टोक नामक स्थान है, रूस का स्थान है, एशियाई भाग में स्थित है। ये किसको जोड़ता है, यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से जोड़ता है। ये शुरू कहाँ से होता है, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, और ये जाता कहाँ है, ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है। क्लियर है ना। अब इस पे तमाम स्टेशन पढ़ते हैं। आप इसमें जो दिया हुआ विकल्प है, ए कज्जान इसी पर पड़ता है, बी ओम्स वो भी पड़ता है, सी सोची इस पर नहीं पड़ता है, चीता भी इस पर पड़ता है। आप देखेंगे यह रेल मार्ग मॉस्को को भी लिंक करता है, चिलियाबिंस्क को भी लिंक करता है, और इर्तुश को भी लिंक करता है। 3 स्थानों का नाम भी आप याद रखिएगा, अपने बुक में अपने एटलस में इनको विशुद्ध रूप से पढ़ लीजिएगा। जब मैं इसमें क्लास लूंगा इस पर, तो आप वहां पर इसके प्रोजेक्टर के साथ इसको आपको दिखाऊंगा।
अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पवन और देश दिया हुआ है। क्या इसमें ए सांता आना, सांता आना कहाँ की हवा है? ये यूएसए के कैलिफोर्निया में चलती है। बी हबूब, हबूब कहाँ की हवा है? ये अफ्रीका के सुनाद देश में चलती है। सी यामो, यामो कहाँ चलती है? यह जापान में चलती है। मिस्ट्रल ये कहाँ की हवा है? ये यूरोप महाद्वीप के स्पेन की हवा है और ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। तो 30 का डी सही सुमेलित नहीं है। जरा इन हवा का नेचर भी पूछा जाता है। सांता आना कैसी हवा है? गर्म शुष्क हवा है, गर्मी के समय प्रवाहित होती है। हबूब भी गर्म शुष्क हवा है, ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है। यामो भी गर्म शुष्क हवा है। मिस्टल कैसी हवा है? शीतल पवन है, ठंडी हवा है। और दिए गए मानचित्र में आप देखिएगा तो देखेंगे ये मिस्ट्रल का क्षेत्र है, देख रहे हैं ना? स्पेन की तरफ से हवा किधर आ रही है? भूमध्य सागर की तरफ आ रही है। देखिए ये आया गया है, ये शीतल हवा है और ये स्पेन और इसके अगल बगल के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। क्लियर है ना? आगे ले चल रहे हैं। देखिए दो क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 31 है। दो क्षेत्र दिया हुआ है, एक कोयला क्षेत्र है और दूसरा इनकी क्या है? अवस्थित है। यहाँ पर है ये तालचीर, ये कहाँ है? ये उड़ीसा के महानदी घाटी में है। बी कड़पुड़ा, ये कहाँ है? ये झारखंड में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है। सी संगरौली, सिंगरौली ये कहाँ है? आप सब लोग नाम जानते हैं। कोयला की बड़ी खान है, सोन घाटी में स्थित है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच फैली हुई है। डी सिंगरेनी ये कहाँ है? गोदावरी घाटी क्षेत्र में है, आंध्रा के क्षेत्र में है। क्लियर है ना? तो सही उत्तर क्या होगा? ए का 4, बी का 1, सी का क्या होगा? सी का 2, डी का 3। कौन सा विकल्प सही है? 31 का 31 का ए सही है। इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? याद कीजिए, कुर्ला मानधाता, डी नामचा बरवा, सी कामेट, डी नंगा पर्वत। तो कुर्ला मानधाता चोटी ये भारत में स्थित नहीं है। ये वास्तव में अक्साई चीन के क्षेत्र में स्थित है। कुर्ला मानधाता ये लद्दाख की ऊंची चोटी है। बाकी नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत ये हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। इन चोटियों का पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम क्रम याद होना चाहिए आपको। ग्रेट हिमालय की चोटियां, मध्य हिमालय की चोटियां या उधर काराकोरम की चोटियां, ये सब चोटियां आपके दिमाग में होनी चाहिए। एटलस के साथ एक बार आप और देख लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 नंबर है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। तो आपको याद होगा कि भारत में 15 दिसंबर के बाद से लेकर और लगभग कह सकते हैं 15-16 फरवरी के बीच में पछुआ विक्षोभ से फुहारों के रूप में वर्षा होती है और इस वर्षा से रबी की फसल को लाभ होता है। इसलिए इस वर्षा को भारत में रबी के फसल की अमृत कहा जाता है। याद है ना? पछुआ विक्षोभ क्या है? एक बीक, एक छीड़ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है और जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। जब हम सीधे सवाल पे आ रहे हैं कि इससे होने वाली वर्षा जो देखेंगे तो देखिए ये आप अगर इस मानचित्र पर विचार करेंगे, देखिए ये पश्चिम से हवा आ रही है। इसी के द्वारा देखेंगे कि पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के भूभाग में वर्षा होती है। जब इसकी तीव्रता ज्यादा होती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पटना तक इसका प्रभाव होता है। जैसे जैसे पश्चिम से पूरब जाते हैं वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाता है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो सही विकल्प क्या होगा? 33 का डी सही होगा। इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है?
ए बराक नदी, बी लूनी नदी, सी घग्गर नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए इसका सही उत्तर क्या है, लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए गुजरात में आती है और गुजरात में आपको याद आना चाहिए कि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, किसी सागर या महासागर में नहीं जाती है। इसके ऊपरी घाटी का जल मीठा होता है, निचली घाटी का जल खारा होता है। लूनी नदी को आपको याद आना चाहिए, महत्वपूर्ण है। फिर सवाल बनेगा, इसी क्रम में आगे चलते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे कथन को आर कहा गया है। कथन ए, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। यह बिल्कुल सही है कि गन्ना और चीनी उत्तर प्रदेश में दोनों महाराष्ट्र से अधिक होता है, परंतु उत्पादकता या प्रति हेक्टेयर उत्पादन महाराष्ट्र की तुलना में कम है। कारण की बात करते हैं आर, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। यह भी सत्य है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। इस तरह से आप देखे हैं कि 2019 में पीसीएस प्री में जो भूगोल के सवाल आए हुए हैं, इन पर हम विस्तृत चर्चा किए हैं। यदि इससे ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता होगी तो आप टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा। यदि यह मेरा डिस्कशन या मेरी व्याख्या अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पुनः मैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है उनको लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।